Assalamualaikum wonderful students. Today we'll discuss about biotechnology. अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी के वर्ड की तो बायोस मीन्स लाइफ एंड टेक्नो मीन्स टूल्स, लोगोस मीन्स स्टडी ऑफ। लिटरली अगर हम बात करें तो स्टडी ऑफ टूल्स फ्रॉम लिविंग थिंग्स जिनको हम यूज़ करके बायोटेक्नोलॉजी को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे आज जो हमने स्टडी करने हैं। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमने बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करना है, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशंस के, हमारे पास किस तरह से हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, उसके बाद हम बैक्टीरियम को डिफाइन करेंगे और प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन का। अगर हम आगे नेक्स्ट मूव करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको हम डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस इन विच लिविंग थिंग्स आर यूज टू मेक प्रोडक्ट्स। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ यूज माइंड में रखनी है कि इसमें हम लिविंग थिंग्स का यूज़ कर रहे हैं ताकि हम न्यू प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर सकें। इट इज़ द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्रोसेसेस टू मेक प्रोडक्ट्स यूजफुल फॉर मैनकाइंड। ऐसी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए यूजफुल साबित होती हैं। फिर अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो हम कहते हैं कि ये बहुत पहले से एग्जिस्ट करती है, और जो मेन पॉइंट है हिस्ट्री के कि हम ह्यूमंस ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स खास तौर पे मॉडिफाइड किया है किसको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और ये सेल्स और बैक्टीरिया को यूज़ कर रहे हैं फर्मेंटेशन और मिल्क और चीज़ की प्रोडक्शन के लिए। फिर अगर हम बात करें टर्म कॉइन करने की तो हमारे पास जो सबसे पहले है हंगेरियन इंजीनियर था कार्ल एरेके, उसने इसकी टर्म कॉइन की थी और 1970s तक मॉडर्न बायोलॉजी की बुनियाद रखी गई, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है, जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अंदर स्टार्ट हुई थी 1971 के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी को प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास साइंस बुलेटिन में आपको बताया गया है बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में। बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल पार्क क्या है, एक ऐसी जगह जहाँ पे हम डिफरेंट बायो रिफाइनरीज को इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन ऑफ बायो रिफाइनरी। और बायो रिफाइनरी कहाँ है, जहाँ पे हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को रिफाइन करते हैं ताकि हम ऐसी प्रोडक्ट्स ऑब्टेन कर सकें जो ह्यूमंस के लिए यूज़फुल होते हैं। अगर हम बात करें बायो इंजीनियरिंग के कुछ यूज़फुल चीज़ों की या उसके आप कह सकते हैं सर्कल की कि जिसके अंदर हम मूव करें उसको लेके, तो सबसे पहले आप देखें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर इसका ताल्लुक है, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर ताल्लुक है। ठीक है, प्रोडक्ट्स जो ऑब्टेन कर रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर ताल्लुक है इसका। फिर उसके बाद मेटास्टेसिस साइंस के अंदर ताल्लुक है। उसके बाद एम्ब्रियो साइंस के अंदर ताल्लुक है, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। इसी तरह से वेरियस फील्ड हैं जिनके अंदर बायोलॉजी का ताल्लुक है किसके साथ, बायोटेक्नोलॉजी के साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी किन डिसिप्लिन्स को कंबाइन करती है, तो सबसे पहले हमारे पास डिसिप्लिन आता है इंजीनियरिंग का। फिर आती है हमारे पास कंप्यूटर साइंस। फिर हमारे पास आती है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी, फिर जेनेटिक्स, फिर फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट एप्लीकेशंस की तो हम कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी यूज़फुल है हेल्थ के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर और इन्वायरमेंट के अंदर। अगर हम बात करें फूड, फार्मास्यूटिकल्स और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री तो हमारे पास इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं हम। अगर हम बात करें मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ के अंदर तो हम इसको यूज़ करते हैं डायग्नोस्टिक्स के अंदर, थेराप्यूटिक्स के अंदर और वैक्सीन्स प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, अगर हम एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो हम इसकी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चरल फॉर्म्स के अंदर यूज़ करते हैं और फूड पास्चराइजिंग के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में अगर हम देखें तो हम कहते हैं क्लीनिंग का प्रोसेस थ्रू बायो रेमिडिएशन, प्रिवेंटिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, उसमें यूज़ करते हैं हम इसको। अगर हम इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो हम इसको एनर्जी प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, न्यू मटेरियल की प्रोडक्शन में।
अगर हम बात करें फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी की, तो हम इसे किस में यूज़ करते हैं? पैटर्निटी टेस्टिंग में यूज़ करते हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस के अंदर यूज़ करते हैं। तो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी एक वास्ट फील्ड है जिसको हम मल्टीपर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, तो हमारे पास जस्ट 4 टाइप्स है बायोटेक्नोलॉजी की। कौन कौन सी? ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। रेड बायोटेक्नोलॉजी, जिसकी हमारे पास मेडिकल एप्लीकेशंस होती हैं। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी का काम क्या है? एक्वाटिक एप्लीकेशन। और वाइट बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के तौर पर यूज़ होती है। अगर हम बात करें सबसे पहले ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी की, तो हम कहते हैं कि एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ कलेक्शन ऑफ साइंटिफिक टेक्निक यूज टू इम्प्रूव प्लांट्स। हम ऐसी टेक्निक्स की कलेक्शन होती है इसके अंदर जो कि प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होती है। और किस चीज़ पे बेस करती है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीएनए के ऊपर। साइंटिस्ट ने सॉल्यूशंस डेवलप किए हैं। क्या सॉल्यूशंस डेवलप किए हैं? इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। उन्होंने क्या किया है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। इनहांस ब्रीडर्स एबिलिटी टू मेक इम्प्रूवमेंट्स इन क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक्स। जो हमारे पास ब्रीडिंग एनिमल्स हैं, ब्रीडिंग प्लांट्स हैं, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया है ताकि हमारे पास क्रॉप्स और लाइव स्टॉक की क्वालिटी इम्प्रूव हो सके। Enable improvements that are not possible with traditional crossing of related species along। अगर हम ट्रेडिशनल क्रॉसिंग ओवर या जीन रिकॉम्बिनेशन की बात करें तो वो सफिशिएंट नहीं है। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो हम इसको किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर में, प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में, एज अ बायो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं, और फाइट क्लाइमेट चेंज के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें वाइट बायोटेक्नोलॉजी की, तो हम इसको किस में यूज़ करते हैं? द यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स टू ऑप्टिमाइज इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस को किस तरह से हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसके यूज़ को हम क्या कहते हैं? वाइट बायोटेक्नोलॉजी। अप्लाइड बाय मैन्युफैक्चर ऑफ लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स। लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज़ करते हैं हम इसको, ठीक है। इंक्लूड रिसर्च फॉर न्यू एंजाइम्स। न्यू एंजाइम्स की रिसर्च के लिए प्रोटीन्स रिमूव्स ऑयली स्टेन्स, ठीक है। उनके रिमूवल के लिए हमें क्या चीज़ ज़रूरी है? उसके बाद एंजाइम की वर्किंग के लिए हमारे पास टेम्परेचर कितना होना चाहिए? मॉडिफाइड एंजाइम्स का पर्पस क्या है? यूज़ कैसे कर सकते हैं? और ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम किस तरह से एंजाइम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं? अगर हम बात करें रेड बायोटेक्नोलॉजी की, तो हम इसे कहते हैं कि हम रेड बायोटेक्नोलॉजी को सिर्फ और सिर्फ यूज़ करते हैं मेडिकल पर्पस के लिए, ठीक है। इसका काम क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेक प्रोडक्ट सच एज एंटीबायोटिक्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस तरह से मैनिपुलेट करना, इस तरह से यूज़ करना ताकि हम उनसे एंटीबायोटिक ऑब्टेन कर सकें। वाइट बायोटेक्नोलॉजी अगेन हम जिसे इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी कह रहे हैं, इसे हम कहते हैं डिजाइनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यूजफुल केमिकल्स। एंजाइम्स की प्रोडक्शन के लिए बेवरेज इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं हम। मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स के तौर पे जो प्रोड्यूस होती हैं उनमें यूज़ करते हैं। न्यू वैक्सीन्स की डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। न्यू प्रोसेसेस हायर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हम करते हैं इम्प्रूव फूड क्वालिटी में, और फूड प्रोसेसिंग के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अगेन हम देखें रेड बायोटेक्नोलॉजी इन क्या इन्वॉल्व करती है, क्या इंक्लूड करती है? प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स फॉर ट्रीटिंग और डायग्नोस्टिक डिसऑर्डर्स। डायग्नोस्टिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स के तौर पे यूज़ करती है। जेनेटिक डिफेक्ट्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है ताकि हम जीनोम को मैनिपुलेट करें, ताकि हम जेनेटिक डिफेक्ट्स को रिकॉग्नाइज कर सकें। फोरेंसिक में यूज़ होती है डीएनए प्रोफाइलिंग के तौर पे। अब डीएनए प्रोफाइलिंग क्या होती है हमारे पास? डीएनए प्रोफाइलिंग एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? होल डीएनए प्रोफाइल जनरेट कर लेते हैं, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, जिसके बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पेरेंटिंग। क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं?
पेरेंटिंग। अगर हम नेक्स्ट बात करें एग्जांपल्स की, तो हम कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेज। तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आ गई है? ह्यूमन इंसुलिन। फिर अगर हम बात करें हार्मोन्स, कौन कौन से हार्मोन्स? इंटरफेरोन, साइटोकाइनिन्स, स्टेरॉइड्स, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये सब हमें किससे मिले हैं? बायोटेक्नोलॉजी से। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी क्या है कि जिसके अंदर हम फॉल्टी जीन्स को रिमूव करके हेल्दी वन से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि हीमोफीलिया या सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीजेस के अंदर वैक्सीन्स की डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है। एंटीबायोटिक्स, रेबीज, एचआईवी वायरस के अगेंस्ट काम करने वाली उनकी प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती है। बायोटेक्नोलॉजी के अगर हम ओवरऑल यूजेस स्टडी करें, तो हम ओवरऑल यूजेस में कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की, मेडिसिन की डेवलपमेंट के लिए। फिर उसके अलावा हम बात करें, हम क्लोनिंग के पर्पस के लिए बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। फिर जीन थेरेपी के पर्पस के लिए, जेनेटिक टेस्टिंग में और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में। फिर अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन में हम बायोटेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ करते हैं, तो हम कहते हैं कि हम लोग जो है सबसे पहले जो अगर बात करें, तो हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल सब्सटेंस ऑब्टेन करने के लिए। बायोलॉजिकल सब्सटेंस ऑब्टेन करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम इंसुलिन ऑब्टेन कर रहे हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके मरहून मिन्नत है? ये सब की सब बायोटेक्नोलॉजी के मरहून मिन्नत है, ठीक है। बैक्टीरिया और यीस्ट को यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए ड्रग्स को, इंसुलिन्स को, इंटरफेरोन्स को, ठीक है। फिर उसके बाद डिजीज़ेस की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं हेपेटाइटिस, आर्थराइटिस के लिए। ड्रग प्रोडक्शन में सबसे पहले अगर हम इंसुलिन की बात करें, तो हम कहते हैं ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग प्रोड्यूस यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। ह्यूमन को प्रोड्यूस करते हैं और ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं डायबिटीज़ के लिए, ठीक है। लो शुगर लेवल इन द ब्लड क्रॉस करती है। ड्रग प्रोडक्शन में इंटरफेरोन की अगर हम बात करें, तो इंटरफेरोन को हम किस तरह यूज़ करते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ वायरल जीनोम फ्रॉम वन सेल टू अनदर, इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। एंड इज आल्सो इनहिबिट्स द सेल डिवीजन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स, एबनॉर्मल सेल्स की सेल डिवीजन को प्रिवेंट करता है। It produce using recombinant DNA technology to use to treat cancer patients, और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ताकि हम कैंसर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो जाती है कैंसर पेशेंट्स की। अगर हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की बात करें, तो जो डवार्फिज्म है, यानी जिसके अंदर आपके जो हैं वो बॉडी पार्ट्स छोटे रह जाते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं। HGH टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं कि कितनी हमारे पास डेफिशिएंसी है, जिसके रिजल्ट में हम कह सकें कि हमारे पास इस डेफिशिएंसी को हमने ओवरकम करना है। हम ट्रीट करते हैं डवार्फिज्म की, ठीक है, हाइपोपिट्यूटरी एक्टिविटी की वजह से, यानी जब हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी सिक्रीशंस अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा होता, बिलो लेवल पे परफॉर्म होती हैं, तो उस टाइम पे हमारे पास डवार्फिज्म डेवलप होने के चांसेस इम्प्रूव हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट बुलेटिन, साइंस बुलेटिन अब आपके पास क्या लेके आया है? In 1978, Genetic developed humanized insulin by joining its gene with a plasmid vector inserted into the bacterium Escherichia coli. Bacterium Escherichia coli में प्लाज्मिड का वेक्टर इंसर्ट किया गया है और उसके रिजल्ट में हमारे पास 1978 के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस की गई है। फिर हम अगर बात करें जीन थेरेपी की, तो जीन थेरेपी मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब हम क्या करते हैं, फॉल्टी जीन को रिमूव करते हैं ताकि हेल्दियर कॉपी जीन की
इम्प्लांट कर सकें, ठीक है, ताकि उसका नॉर्मल जो फंक्शन है उसको रिस्टोर कर सकें। For example, the disease like cancer is treated by replacing defective gene with the healthy one. For example, कैंसर जैसा मर्ज भी हम इससे ट्रीट कर सकते हैं अगर हमें अर्ली स्टेजेस पे पता चल जाए कि हमारे पास जो कैंसर पेशेंट है वो किस स्टेज पे है, उससे हम डायग्नोस करके उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जीन थेरेपी में बात करें, रिप्लेसिंग अ म्यूटेड जीन दैट काज डिजीज विद अ हेल्दी कॉपी ऑफ द जीन। म्यूटेड म्यूटेटेड जीन से क्या मुराद है? ऐसी जीन जिसमें म्यूटेशंस हुई हैं जिसके रिजल्ट में इसका जेनेटिक सीक्वेंस अल्टर हुआ है, और जेनेटिक सीक्वेंस अल्टर होने के रिजल्ट में वो क्या काज कर सकती है? डिजीज। इनएक्टिवेटिंग और नॉकिंग आउट अ म्यूटेड जीन, इनएक्टिवेट कर देना या नॉकआउट कर देना। नॉकआउट का मतलब यह है कि उसको उसके अंदर से रिमूव कर देना, ठीक है, दैट इज फंक्शनिंग इम्प्रॉपरली, उस जीन को प्रॉपर फंक्शनिंग से रिमूव कर देना। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू जीन दैट हैव टू फाइट अ डिजीज, या फिर क्या करना कि एक न्यू जीन इंट्रोड्यूस करवा देना जो कि हमें बताएगी कि जीन ने किस तरह से फाइट करनी है अगेंस्ट द डिजीज। अगेन हम जीन थेरेपी में बात करें कि हम क्या करते हैं, कॉमन वेज क्या है, फैट ड्रॉपलेट यूज करते हैं नोज स्प्रेस के अंदर, यूजिंग कोल्ड वायरसेस दैट आर मॉडिफाइड टू कैरी alleles गो इनटू द सेल एंड अफेक्ट देम। हम कोल्ड वायरसेस के इस्तेमाल से ये चीज़ें प्रिपेयर करते हैं। The direct injection of DNA might include electroporation और histolytic method। तो DNA इंजेक्शन लगाते हैं डायरेक्ट, ठीक है, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोपोरेशन या हिस्टोलिटिक मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम क्या कहते हैं, म्यूटेटेड जीन को अगेन वही बात कि हम या तो फिर और नॉकआउट कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, हेल्दी कॉपी से रिप्लेस कर देते हैं और न्यू जीन इंड्यूस करवा देते हैं। अगर हम बात करें जेनेटिक टेस्टिंग की तो हम कहते हैं डायरेक्ट एग्जामिनेशन होता है डीएनए का, ठीक है, न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग के तौर पे यूज़ करते हैं जिसमें हम चेक कर सकते हैं एबनॉर्मल या मिसिंग जीन प्रोडक्ट को। और कैरियर टेस्टिंग में हम किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट टू अवॉइड ट्रांसफ़र ऑफ डिफेक्टिव जीन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी पेरेंट कैरियर है किसी भी जीन का, डिफेक्टिव जीन का, तो हम उसको नेक्स्ट इंडिविजुअल में पास होने से रोक सकते हैं। इस पर्पस के लिए हम आइडेंटिफाई टेस्टिंग करते हैं और जेनेटिक सिकल सेल एनीमिया से भी प्रिवेंशन ले सकते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में इनके सिकल सेल एनीमिया है किसी भी पर्सन को, तो आप उसकी जेनेटिक स्क्रीनिंग से उसको इस डिजीज से निजात दिलवा सकते हैं और नेक्स्ट जो भी जनरेशन है उसको इस चीज़ से प्रिवेंट करवा सकते हैं। अगर हम बात करें जेनेटिक टेस्टिंग में बेटर ड्रग्स की, तो बेटर ड्रग्स हम किस तरह से obtain कर सकते हैं, जितना अच्छा हमें जेनेटिक्स का नॉलेज होगा उतनी ही बेटर हम ड्रग्स obtain कर सकते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग कैन बी यूज टू डिटेक्ट द म्यूटेशंस रिगार्डिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैसे हो सकते हैं? हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकती है, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है और हंटिंगटन डिजीज हो सकती है, ठीक है। दे आर आल्सो बीइंग डेवलप्ड टू डिटेक्ट वेरियस कैंसर्स की डिटेक्शन के लिए भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की तो हम कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी हेल्प अस टू एलिमिनेट पोल्यूटेंट्स के एलिमिनेशन में यूज़ करती है। वेस्ट फ्रॉम इन्वायरमेंट रिमूव होता है, किस तरह से रिमूव होता है, हमारे पास इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव किया जाता है with the process of environment friendly plants जब लगते हैं तो हम उसके रिजल्ट में क्या करते हैं, जो एनवायरनमेंट के अंदर एक्सेस पोल्यूशन होती है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जब हम अपनी ग्रीनरी इंक्रीज कर रहे हैं, हम उन प्लांट्स को प्रमोट कर रहे हैं जो कि हमारे पास पोल्यूशन कैप्चर हैं, तो उसके रिजल्ट में हम एनवायरनमेंट के अंदर से क्या कर रहे हैं, डिजीजेस को टाटा बाय बाय। नेक्स्ट देखिए हम क्लोनिंग का प्रोसीजर क्या है।
क्लोन होता है एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपी प्रोड्यूस करना किसी भी जीन की, ठीक है। क्लोन्स आर ऑर्गेनिज्म दैट आर एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपीज। क्लोन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के जीन्स के एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं। एवरी सिंगल बिट ऑफ देयर डीएनए इज आइडेंटिकल। इवन सिंगल से लेके लार्जर साइज तक उनका डीएनए क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। क्लोन्स आर हैपन नेचुरली, आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है, आर जस्ट वन ऑफ मैनी एग्जांपल्स। और दे कैन बी मेड इन द लैब, लैब में भी बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बना सकते हैं, प्लेसिंग द सेल्स इन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर वो सेल्स प्लेस करने से, बाय प्लेसिंग एग सेल्स ऑन द पेट्री डिश, एग सेल्स को पेट्री डिश के अंदर रखने से, टू मेक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ताकि हम क्या बना सकें, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बना सकें। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में हम किस तरह से यूज करते हैं, डीएनए ऑफ प्लांट इज यूज टू प्रोटेक्शन। हम किस तरह से यूज करते हैं प्रोटेक्शन को इनहेंस करने के लिए, ठीक है, प्लांट्स की। फिर हम क्वालिटी और न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऑफ प्लांट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, यील्ड ऑफ प्लांट को इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि हमें बेटर रिजल्ट्स मिल सके। फिर अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजिकल टाइमलाइन की, तो हमारे पास जो 1996 का टाइम पीरियड है उसके अंदर फर्स्ट मैमल क्लोन हुआ था एडल्ट सेल से, ठीक है। 1990 का जो टाइम पीरियड था आपके पास, उसमें आपने क्या कहा था, फर्स्ट कन्विक्शन यूजिंग जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग को यूज करके फर्स्ट कन्विक्शन जनरेट हुई थी। 1996 के अंदर क्या हुआ था, डेवलपमेंट ऑफ एफिमेट्रिक्स जीन चिप, एफिमेट्रिक्स जीन चिप की डेवलपमेंट हुई थी। 1997 में फर्स्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम डेवलप हुआ था, ठीक है। इसी तरह 1999 से लेके 2000 तक पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बन चुका था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था आपके पास, कि आपके कौन कौन से क्रोमोसोम पे कौन कौन सी स्पेसिफाइड पर्टिकुलर जीन्स प्रेजेंट हैं। अगर हम बात करें जी साइंस बुलेटिन, साइंस बुलेटिन आपके पास क्या लेके आया है, दिसंबर 2004 के अंदर क्या था, एक डॉक्टर थे डॉक्टर ब्रिगेट, डॉक्टर ब्रिगेट ने क्या क्लेम किया था, इन्होंने एक लेटर लिखा था यूएन को, दैट क्लोनेड हैड सक्सेसफुली क्लोन्ड 13 चिल्ड्रन, के क्लोनेड ने सक्सेसफुली 13 चिल्ड्रंस को क्लोन कर लिया है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम बात करें बैक्टीरियम की, हमने कहा था कि हम इसमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बैक्टीरियम का भी स्टडी करेंगे। तो बैक्टीरियम क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बैक्टीरियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सिंगुलर अगर हम बैक्टीरियम कहें तो प्लूरल हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक, इनको हम क्या कहते हैं, क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। आर लार्ज नंबर ऑफ unicellular microorganisms which have cell walls but lack organelles and are organized nucleus। organized nucleus होता है इनके अंदर, लेकिन सेलुलर ऑर्गेनेलिस नहीं होती, ठीक है। सेल वॉल्स एग्जिस्ट करती हैं, सिंगल सेल जेनेटिक मटेरियल एग्जिस्ट करता है इनके अंदर। फिर अगर हम बात करें बैक्टीरियम की शेप्स की, तो हम कहते हैं डिफरेंट शेप्स होती हैं, दे कैन बी स्फीयर, दे कैन बी रॉड, दे कैन बी स्पाइरल। स्फीयर शेप को अमूमन हम कोकाई कहते हैं, इसी तरह रॉड शेप को हम बेसिलाई कहते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ शेप्स आ जाती हैं। सम बैक्टीरिया बेनिफिशियल होते हैं, सम बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं। डिजीजेस कौन कौन सी हो सकती हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस हो सकती हैं लाइक कॉलरा, एंथ्रॉक्स वगैरह। और ट्रीटमेंट हमारे पास बैक्टीरिया के कहाँ से ऑब्टेन होती है, डिजीजेस की एंटीबायोटिक्स से, ठीक है। फिर हम बात करें डीएनए, डीएनए हमारे पास क्या है, डीएनए हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी हम इसमें शुगर कौन सी यूज कर रहे हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर हम इसको यूज करते हैं ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, फंक्शनिंग के लिए और रिप्रोडक्शन पर्पसेस के लिए, ठीक है। और उसके अलावा हम कहते हैं बेस पेयर जो होते हैं वो इसके शुगर के साथ अटैच होते हैं और फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के साथ। बेस शुगर एंड फॉस्फेट को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो दो स्ट्रैंड्स बनाते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, डबल हेलिक्स। अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की,
तो हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है टू आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस करने का, रेप्लिकास ऑफ डीएनए प्रोड्यूस करने का फ्रॉम वन ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल। दिस प्रोसेस अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये प्रोसेस तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है और बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस की बेसिस प्रोवाइड करता है। डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स है, टू कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के। एक जब डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसीजर होता है तो तब हम कहते हैं कि एक स्ट्रैंड हमारे पास लीडिंग में चेंज हो जाता है और एक हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड में चेंज हो जाता है। ठीक है, एक आपके पास लीडिंग स्ट्रैंड होता है और एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है। अगर हम नेक्स्ट मूव करें डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसीजर की तरफ, द डबल हेलिक्स इज अनबाउंड। सबसे पहले क्या होता है, आपके पास डबल हेलिक्स ने अनबाउंड करना होता है एंड ईच स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द नेक्स्ट स्ट्रैंड। और हर स्ट्रैंड दूसरे नेक्स्ट आने वाले स्ट्रैंड के लिए टेम्पलेट का काम करता है, नमूने का काम करता है। Bases are matched or synthesize the new partner DNAs. The DNA replication is the process of producing two identical replicas from original DNA molecule. क्या हम original DNA molecule से exactly two identical copies produce करते हैं। नेक्स्ट अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन में देखें, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं टू स्ट्रैंड्स के दरमियान डीएनए के अंदर। द फर्स्ट स्टेप इज टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन बेसिस। पहला स्टेप क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो प्रेजेंट है बिटवीन बेसिस उनको हमने ब्रेक करना है। ठीक है, और इसके लिए हम यूज करते हैं एंजाइम इटिलिकेज, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे कटिंग एंजाइम भी यूज कर सकते हैं, हेलिकेज। हेलिकेज जो है वो बेसिकली बॉन्डिंग के तौर पे यूज करते हैं। After unzipping, new bases are attached to old ones by following the base pair rule. Base pair rule क्या हमारे पास होता है कि एडेनिन हमेशा से बॉन्डिंग करती है गवानीन के साथ और डबल बॉन्ड होता है। एडेनिन हमेशा से बॉन्डिंग करती है थायमिन के साथ और गवानीन हमेशा से बॉन्डिंग करती है साइटोसिन के साथ। और साइटोसिन और गुआनिन में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, जबकि एडेनिन और थायमिन में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, हाउ जीन्स आर ट्रांसफर्ड। जीन ट्रांसफर किस तरह से होता है। अ जीन इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हम इसे क्या कहते हैं कि ये हमारे पास हेरिडिटी का क्या है, यूनिट है, एंड इट कंट्रोल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द करेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ये इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करती है। जीन ट्रांसफर क्या है, ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट। डोनर से रेसिपिएंट का जो ट्रांसफर होता है उसको हम जीन ट्रांसफर कहते हैं। और हमारे पास इस प्रोसेस को करने के लिए बैक्टीरिया के अंदर थ्री प्रोसेसेस ऑपरेट होते हैं। एक होता है हमारे पास कॉन्जुगेशन, फिर हमारे पास आता है दूसरा प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और ट्रांसडक्शन। ये थ्री प्रोसेसेस हैं जो कि ऑपरेट होते हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ जीन इन बैक्टीरियम। जीन ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ डीएनए और डोनर इज कट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेलिकेज। एंजाइम अनवाइंडिंग के लिए यूज करते हैं। अ पार्ट ऑफ डीएनए इज रेसिपिएंट इज कट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। अगेन हम डीएनए को कट कर रहे हैं, दोनों साइड्स के डीएनए को कट कर दिया है। तो जीन ट्रांसफर में क्या होता है, द न्यू पार्ट इज ट्रांसपोलेटेड टू रेसिपिएंट डीएनए। न्यू पार्ट जो है वो रेसिपिएंट डीएनए को ट्रांसफर कर दिया जाता है। एंजाइम डीएनए लाइगेज जो है वो एंजाइम यूज करते हैं बॉन्डिंग के लिए न्यू पार्ट ऑफ डीएनए को रेसिपिएंट से। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास जीन ट्रांसफर के मेथड में जो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं प्लाज्मिड, जो कि हमारे पास कैरियर होता है मैनी जीन्स का। यू नो आई एम नॉट राइटिंग वेल सो यू हैव टू राइट ऑन योर रजिस्टर्स द होल लेक्चर्स। ओके, जीन ट्रांसफर में हमने कह दिया कि हम जो सबसे मेजर एलिमेंट होता है जो अगर यू कैन से मेजर कारकुन, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, प्लाज्मिड। सबसे पहले आपको मैं क्लेरिफाई करती जाऊं कि हम क्या करते हैं। जो हमारे पास डोनर डीएनए होता है और जो रेसिपिएंट डीएनए होता है, दोनों को हम एंजाइम हेलिकेज की मदद से कट कर लेते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया।
एंजाइम हेलिकेज अनवाउंडिंग डीएनए को कट कर देता है। डीएनए को कट करने के बाद डीएनए लाइगेज को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये, जो स्पेसिफिक साइट्स पे कटिंग का काम परफॉर्म करते हैं सिर्फ और सिर्फ। तो अब जब हमारे पास कटिंग हो जाती है तो फिर हम डीएनए लाइगेज लेते हैं ताकि हम इन कटेड एंड्स को आपस में बाउंड कर सकें, और जब ये कटेड एंड्स बाउंड हो जाते हैं तो हमारे पास एक न्यू डीएनए ऑब्टेन होता है, और उस न्यू डीएनए को हम क्या कहते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए। क्या कहते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए। और ये रिकम्बिनेंट डीएनए टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डीएनए पे कंसिस्ट कर रहा होता है। इसी के साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। स्टे मोटिवेटेड, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेरों ढेर कामयाबियाँ अता करे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।